Hello everyone, uh, welcome to the new class. Up till the previous class, we had discussed about the common methods of transmission, the principle of treatment, and what are the different ways through which the microorganisms can spread by the help of the tissues present in our body, by the help of the organs present in our body. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंशन के वेरियस मेथड्स कौन से व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच आर प्रेजेंट अंडर प्रिवेंशन। ओके, अब जैसे हमने कहा था दैट इन इफ वी हैव टू गेट रिड ऑफ सम डिजीज़, किसी बीमारी से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसके बहुत सारी बातें हमने पहले बताई थी, उसके ट्रीटमेंट के तरीके बताए थे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कुछ लिमिटेशंस वहाँ पर मौजूद हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट समवन हैज़ अ डिजीज़, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि सपोज कोई फॉर एग्जांपल किसी को चिकनगुनिया हो गया, तो चिकनगुनिया होने में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज द जॉइंट, जो घुटने वगैरह होते हैं, जो जॉइंट एरिया होता है, हड्डियों के जॉइंट एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो ऐसे एरियाज में रिकवरी हो पाना बहुत मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ ज़्यादा एज वाले रहते हैं। तो जिनको एक बार चिकनगुनिया आ जाता है और उन्होंने अगर सर्वाइव कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, दे विल सफ़र द सेम पेन इन दैट जॉइंट एंड इट विल बी ऑकरिंग रेगुलरली। तो वो चिकनगुनिया बीमारी का एक मतलब एक खासियत है। सो व्हाट्स द थिंग इज़ द लिमिटेशन ऑफ इन्फेक्शंस डिसीज, डीलिंग विद इन्फेक्शंस डिसीज इज़, पहली चीज़ ये है इसकी लिमिटेशन, once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. अब चिकनगुनिया एक पर्टिकुलर पर्सन को आ जाता है, उसके उनके घुटनों में अगर दर्द एक बार आ गया तो फिर वो रेगुलरली रहता है, उसके जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेकेंड, ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, मतलब किसी भी बीमारी को निकाल फेंकने के लिए, शरीर से हटाने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगेगा, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. अगर कुछ ट्रीटमेंट उसको दे भी दिया जाता है किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी होने के बावजूद भी, still he need to have some bed rest. That will take particular time period. It might take 2 weeks or 3 weeks, sometimes it take 1 or 2 months. It depends on the intensity of the infectious disease that had spread in the body of that organ of that particular person. So ये दूसरी चीज़। थर्ड लिमिटेशन, द थर्ड लिमिटेशन इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस व्यक्ति को इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ है, अगर वो कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, तो वो अपने आप में एक सोर्स बन सकता है दूसरों को बीमारी फैलाने के लिए। तो इसकी वजह से दूसरों में ये बीमारी फैलने लगेगी, उनको और ज़्यादा दिक्कतें होने लगेगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो रेगुलरली ऐसे लिमिटेशंस के होते आप किस तरीके से डिजीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वी हैड स्टडीड इन अवर लोअर क्लासेस, या फिर हमने बचपन में पढ़ा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। इलाज करने से भी, इलाज करवाने से भी बढ़िया है कि उससे प्रिवेंट करो, उसको अवॉइड करो। सो व्हाट आर द वेज, दो तरीके बताए गए हैं यहाँ पर, इन विच वी कैन से that we can prevent diseases. There are two ways. One is the general way, एक होता है जनरल वे, दूसरा होता है स्पेसिफिक वे। जनरल वे में क्या होता है, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द जनरल वे। जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, इट्स अ जनरल वे दैट टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेटेड टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, यानी कि
इससे पहले कि वो फैलने लग जाए, इससे पहले कि वो फैल जाए, उसको प्रिवेंट कराना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको अवॉइड कराना, उससे दूर, उन चीज़ों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना विच कुड अफेक्ट अस वेरी बैडली, विच कुड अफेक्ट अस आवर बॉडी वेरी बैडली। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्प्रेडिंग, कोई डिजीज़ की स्प्रेडिंग हो गई, अपने कोरोना वायरस का ही एग्जांपल ले लो, तो इसको और ज़्यादा स्प्रेड होने से बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सब ने एक ही चीज़ कहा है कि जब भी आप बाहर जाओ मास्क यूज़ करो, जो हम लोग करते नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप घर से बाहर जाते हो चले गए, कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए ही बाहर जाओ, वो भी हम नहीं करते, हम फालतू में बाहर निकलते रहते हैं। थर्ड चीज़, जब भी घर से बाहर गए किसी काम की चीज़ को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए, एंड यू केम बैक, देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे है जैसे कि हमें एलर्जी है, हम लोगों को, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। So that also happens in the today's scenario where corona as the pandemic is been spreading the whole continent. बस शायद तक अंटार्कटिका ही बचा होगा, जहाँ पर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड ही बचा होगा। ऐसे कॉन्टिनेंट्स के एरियाज़ जहाँ पर कोरोना अभी तक गया नहीं है, भगवान से यही प्रार्थना करें कि वो वहाँ पर भी नहीं जाए, क्योंकि अंटार्कटिका में वगैरह कोरोना अगर चला जाता है तो बेचारे वो जानवर क्या करेंगे, और अगर मर गए वहाँ पर तो फिर वापस, सपोज़ अगर उनकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से, तो हमें ही झेलना पड़ता है, बिकॉज उनके डेड बॉडीज़ को सब बरी करना, वो भी आइस के नीचे, वायरस आइस के नीचे तो बहुत ज़्यादा जल्दी सर्वाइव कर लेता है, मतलब मरता नहीं है। सो दैट्स वॉट सम ऑफ द इश्यूज़, सम ऑफ द इश्यूज़ आर। तो प्रिवेंशन कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा से फैलने वाली डिजीज़ है, कोरोना हवा से फैलने वाली डिजीज़ है, इस वजह से ही आप लोगों को कहा गया है मास्क पहने। कोरोना हवा से फैलने वाली डिजीज़ ही है, इट्स अ एयरबोर्न डिजीज़, दैट्स वाई WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी कंट्रीज़ को स्ट्रिक्टली बताया गया है कि वो अपने अपने कंट्री पीपल को बताएं कि मास्क पहनना ज़रूरी है। ठीक है। कुछ वाटरबोर्न डिजीज़ होते हैं, वाटरबोर्न डिजीज़, तो एयरबोर्न डिजीज़ को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, मास्क पहने। सेकंड, डू नॉट गो टू ओवर क्राउडेड प्लेसेस। ठीक है। वाटरबोर्न डिजीज़ का क्या प्रॉब्लम है? वाटरबोर्न डिजीज़ मतलब पानी से इन्फेक्शन फैल सकता है, तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ करें। किस तरीके से सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का यूज़ कर सकते हैं? उबले हुए पानी रेगुलरली पिए, वेदर इट मे बी अ सीज़न ऑफ रेनी, समर, विंटर, वॉट एवर द सीज़न इज, ड्रिंक हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर, इन द सेंस ड्रिंक बॉइल्ड वाटर सबसे बढ़िया रहता है। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस मतलब किसी जानवरों के द्वारा फैलने वाले डिजीज़ेस, जैसे एनिमल्स में बैट वायरस फैलाने वाला डिजीज़ है, वायरस फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है। मॉस्किटोस वायरस फैलाते, मॉस्किटोस बीमारियाँ फैलाते हैं, बैट बीमारियाँ फैलाते हैं, हाउस फ्लाइज बीमारियाँ फैलाती हैं। सो दे आर एक्चुअली वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन। सो इनको अवॉइड करने के लिए पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके अलावा हम अगर सपोज़ देखें, सपोज़ हमें एक चीज़ को अगर मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है, तो वो है हमारी अच्छी क्वालिटी, प्रॉपर और सफिशिएंट डाइट। अगर हमारा डाइट अच्छा खासा रहता है तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी खासी रहेगी। और कोरोना के भरोसे मत बैठना, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना से बिल्कुल भी ग्रस्त नहीं होगा, ऐसे सोच के मत बैठना। एक्सेप्ट अभी का कोरोना वायरस एंड सम वायरल इन्फेक्शंस के अलावा इम्यूनिटी बाकी डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब आपको ये अच्छी खासी इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? इफ़ यू आर हैविंग अ गुड, प्रॉपर, सफिशिएंट डाइट, जिसमें जंक फूड नहीं आते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ऑल दोस टाइप ऑफ फास्ट फूड्स, चाउमीन, एंड जो स्ट्रीट वेंडर्स से मिलने वाले वॉट एवर, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हैं, उनको खाने से आपको सफिशिएंट डाइट नहीं मिलेगा। यू हैव टू गो थ्रू गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स,
गुड अमाउंट ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना, प्रोटीन युक्त खाना. From that you will get a special proper amount of diet, and you will get by that with the proper amount of nutrition which will help you to give a proper immunity to fight against diseases. अब कुछ लोगों में ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों में कम रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमारे डेली रूटीन को अगर थोड़ा बहुत चेंज करें तो इम्यूनिटी सभी में मेंटेन रह सकता है, इम्यूनिटी सभी में अच्छा खासा रह सकता है. यानी कि अलग अलग तरीके हैं प्रिवेंशन के. एयरबॉर्न डिजीज़ को प्रिवेंशन करने का तरीका होता है, वाटरबॉर्न डिजीज़ का होता है. So everything has its own scenario, its own purpose and its own way to approach. So this was the general way by which you can avoid diseases or you can prevent the diseases. मतलब बीमारी आने से पहले उसको अवॉइड कर सकते हैं. अब कोरोना आता है तो कोरोना को प्रिवेंट करने के बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते ही हैं. मास्क यूज़ करें. कौन से टाइप मास्क, सभी को यही इशू रहता है, यही होता है कि कोई भी मास्क यूज़ कर सकता है. नो, मास्क भी एक पर्टिकुलर टाइप का होता है. 3 लेयर मास्क, 2 लेयर मास्क, N95 मास्क, N97 मास्क, ऐसे अलग अलग मास्क होते हैं. आई ऑलवेज टेल यू, अगर मुझसे कोई पूछता है पर्सनली, तो हमेशा आप 3 लेयर मास्क प्रेफर करें. यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे 3 लेयर मास्क बनाने के, 3 लेयर मास्क क्या होते हैं, या फिर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के FB पेज में जाके सर्च करो तो भी वहाँ पर आपको 3 लेयर मास्क बनाने के तरीके दिख जाएंगे. WHO का साइट या फिर यूनाइटेड नेशंस के फेसबुक पेज या फिर उनके यूट्यूब वीडियोस देखो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी. N95 मास्क पोल्यूशन को अवॉइड करने लायक. N95 N97 मास्क पोल्यूशन को ही कंट्रोल कर सकता है. इवन WHO ने खुद कहा है, एक टाइम में WHO ने कहा था कि N95 मास्क ओके है, लेकिन अब WHO का ये मानना है कि इट इज़ जस्ट यूज़फुल फॉर प्रिवेंटिंग पोल्यूशन बट नॉट यूज़फुल फॉर प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि हम जानते हैं पोल्यूशन फैलाने वाले पार्टिकल्स से भी छोटे साइज़ के होते हैं वायरस. तो वायरस आसानी से N95 मास्क के होल के अंदर से घुसकर हमारे नॉस्ट्रिल्स में, हमारे माउथ के द्वारा एंटर कर सकता है. सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़ इज़ अ 3 लेयर मास्क जहाँ भी जाओ. ओके. एंड सेकेंड थिंग, ये तो मास्क का हो गया. ऑलवेज यूज़ 3 लेयर मास्क. सेकेंड थिंग इज़ दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव अ सैनिटाइज़र विथ यू. जहाँ पर भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. कोई देखेगा सैनिटाइज़र हाथ से हाथ धो रहा है, जाने दो. अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं. आप नहीं जा रहे हो तो भी एटलीस्ट योर फैमिली मेम्बर्स माइट बी गोइंग समवेयर आउट, यू कैन टेल देम, यू कैन सजेस्ट देम. वो उनसे तो कह सकते हो यूज़ सैनिटाइज़र, राइट. सैनिटाइज़र कोई भी टाइप ऑफ सैनिटाइज़र आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा जो भी सैनिटाइज़र है वो मेडिसिनल कंटेंट युक्त सैनिटाइज़र है. अल्कोहल केमिकल, पीने वाला अल्कोहल नहीं, अल्कोहल केमिकल होता है. अल्कोहल कंटेंट युक्त सैनिटाइज़र है जो अच्छा रहता है प्रिवेंट करने के लिए. एंटी वायरल रहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा. थर्ड वन इज़, अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो, घर के बाहर कहीं भी बहुत दूर दराज में घूम कर वापस आ रहे हो, ट्राई टू क्लीन योर बॉडी. क्लीन योर बॉडी मतलब अगर नहा सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहा सकते हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो क्लीन योर बॉडी विद अ प्रॉपर बाथ. ठीक है. अच्छे स्नान के साथ विथ प्रॉपर यूजिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोप आप अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखें. एंड हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप चाहे कोई भी बीमारी को उठा लो, हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मास्क, ऑलवेज यूज़ सैनिटाइज़र, ऑलवेज यूज़ क्लीन अप योर बॉडी वेन एवर यू आर गोइंग आउट एंड कमिंग बैक. ओके. एंड जब भी बाहर जाओ किसी से भी कांटेक्ट ना करने की कोशिश करो. किसी से भी कांटेक्ट ना करो. एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी सबसे बनाए रखो. सबसे बाहर जा रहे हो किसी के साथ, किसी के पास जाके खड़े रहने की कोशिश मत करो. मैक्सिमम ट्राई टू मेंटेन द डिस्टेंस. अच्छा ये है, क्योंकि ऐसे करने से व्हाट हैपेंस, यू विल बी सेफ. वो सेफ रहे ना या ना रहे, एटलीस्ट आपकी सेफ्टी के लिए तो आप दूर रह सकते हैं दूसरे से. यही
मेंटालिटी अगर 50 लोगों में भी रह जाती है तो उतना ज़्यादा स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कम हो जाएगा, राइट? सो नो कॉन्टैक्ट, ऑलवेज यूज मास्क, ऑलवेज हैव a sanitizer with you, clean up your body whenever you go and come outside, and avoid crowded places. भीड़ भाड़ वाली वाली जगहों को अवॉइड करें। जा नहीं सकते हो मत जाओ, थोड़ा लेट चले जाओ, फिर भी नहीं जा सकते हैं किसी से किसी को भिजवा कर मंगा सकते हो, वो भी नहीं जाना चाहता, थोड़ा 1-2 दिन बाद वो अगर इम्पोर्टेंट वाली चीज़ नहीं है तो लेकर आओ। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है लाइक वेजिटेबल्स आपको ख़रीदना है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है, कोई चारा नहीं है, मतलब कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा, आप अपने रिस्क पर जा सकते हो, मतलब घर वाले हो या फिर आप जाते हो, whoever इज़ गोइंग, अपने रिस्क पर जाओ, बट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन विच आई टोल्ड यू। ओके, नेक्स्ट थिंग ये था जनरल वे। अब स्पेसिफिक वे के तरीके से अगर पूछा जाए, स्पेसिफिक वे में एक सबसे बढ़िया तरीका जो यूज़ किया जाता था दैट इज़ द यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन और द यूज़ ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन का यूज़ करना बहुत अच्छा स्पेसिफिक में माना जाता था। वैक्सीन की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले की गई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के, स्मॉल पॉक्स बीमारी के खिलाफ। इट वाज फाउंडेड बाय एडवर्ड जेनर। इन्होंने इसका मतलब आविष्कार किया था, एडवर्ड जेनर ने, एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने देखा कि कुछ लोगों को, इंग्लैंड के कुछ लोगों को काउपॉक्स नाम की बीमारियां हुई थी, मतलब सॉरी, कुछ गायों को काउपॉक्स नाम की बीमारियां हुई थी, और उन गायों की देखभाल करने वाली औरतों को जब वो बीमारी आई और वो जब सरवाइव करने लगे, तो जब ये स्मॉल पॉक्स बीमारी आई तो उनको वो स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं। तब जेनर को पता चला एक चीज़ कि वायरस की जब एंट्री हुई थी शरीर में, ये एक वायरस है वैसे, काउपॉक्स एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। जब इसकी एंट्री हुई थी तो इसके खिलाफ हमारे शरीर ने, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने कुछ कारनामा किया होगा, कुछ रेस्पॉन्स किया होगा। उस रेस्पॉन्स को मेमोरी में स्टोर करके रखा होगा हमारे इम्यून सिस्टम ने। अब अपने इम्यून सिस्टम की भी एक मेमोरी होती है, और जैसे ही उसकी फैमिली का कोई बंदा, मतलब काउपॉक्स बीमारी वापस जब आया, या फिर उस वायरस के फैमिली का कोई दूसरा बंदा जब शरीर के अंदर आया, तब हमारी मेमोरी को, हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी को वापस पता चला कि हाँ यार, समवन ऑफ हिज फैमिली और द सेम पर्सन इज़ कमिंग इनसाइड, तो उसको अटैक करके वापस प्रिवेंट कर दिया। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ये है कि स्मॉल पॉक्स अगर एक बार हो जाता है, या फिर आपको चिकन पॉक्स अगर एक बार आ जाता है ज़िंदगी में, तो फिर वो कभी आता नहीं है। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत एक रेक्टिफिकेशन है। अगर आपको चिकन पॉक्स अगर आ जाता है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, इट विल टेक टाइम, नियर अबाउट 20-25 ईयर्स के बाद आपको चिकन पॉक्स आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आपकी वो इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके, मेमोरी धीरे धीरे करके कम हो जाता है उसमें, इम्यून सिस्टम की मेमोरी। ओके, तो इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूल कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने एक्चुअली इसके बारे में बताया था। रिसेंटली हमारे कोरोना के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन निकाला था रशिया ने। इस वैक्सीन का नाम अगर आप जानते नहीं हो, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक हम जानते हैं रशिया का सबसे बड़ा, पहला, या फिर दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक। उसी के नाम से ये वैक्सीन भी निकाला है, स्पुतनिक वी। अब ये वी फिफ्थ, स्पुतनिक 5 है या स्पुतनिक वी है, इतना कंफर्म नहीं है। आई बिलीव दैट ये स्पुतनिक वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म होगा, स्पुतनिक वी के नाम से है वैसे। एंड वैक्सीन का जो नेम पड़ा था वो एक्चुअली इसलिए पड़ा, क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका जो नेम है वैक्सीन का, वाका जो नाम है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स काउ। तो काउ पॉक्स वायरस से मिला हुआ एक वैक्सीन होने की वजह से इसका नाम वैक्सीना रखा गया था, जिसको बाद में चेंज करके वैक्सीन या वैक्सीनेशन का नाम दिया गया, वैक्सीनेशन। ओके,
सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे डिजीज़ के खिलाफ़ लड़ने के लिए हम वैक्सीनेशन लेते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे रहते थे हम, तब हमारे शरीर में बहुत सारे वैक्सीन का एंट्री हो गया था। वैसे टेटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो और भी बहुत सारे डिजीज़। पोलियो की दवाई आज भी हमारे यंग वंस को, आज के जनरेशन के छोटे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। 2 बूंद कहते हैं ना, 2 बूंद ज़िंदगी के लिए, वही चीज़। सो उसी तरह दूसरी बीमारियों के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस वैक्सीन वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो दिए नहीं जाते हैं, या फिर बच्चे बीमार अभी भी होते हैं बहुत सारे अ, बीमारियों की वजह से, जिसमें से एक बड़ी बीमारी है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी नाम की एक बीमारी भी है, लेकिन हेपेटाइटिस ए नाम की जो बीमारी है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, पानी के द्वारा फैलता है। तो कभी कभार कुछ डिजीज़ पानी के द्वारा जो फैलते हैं वो आ, जो रहते हैं उनको एक्सपोजर हो जाता है कभी कभार। एंड कुछ जगहों पर मिल जाता है, कुछ जगहों पर नहीं मिल जाता। लेकिन हेपेटाइटिस की जो अगर किसी को ड्रॉप या फिर वैक्सीन पहले से मिल गई हो तो वो इम्यून रहता है, उसका शरीर उस बीमारी से बचा हुआ रहता है, अगली बार वो बीमारी उसके शरीर में नहीं फैलेगी। ओके, तो ऐसे डिफरेंट मेथड्स के तरीके से, और बाय द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स वी कैन प्रिवेंट वेरियस डिजीजेस। ये जो 2 मेथड्स बताए थे प्रिंसिपल्स, वन इज़ द जनरल मेथड, अनदर वन इज़ द स्पेसिफिक मेथड, इनकी मदद से हम अलग अलग बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होमवर्क के रूप में आपको क्या दिया जाए? होमवर्क के रूप में आप होमवर्क में एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे अपने आप। दैट्स योर होमवर्क। पिछले चैप्टर्स में कुछ बताया नहीं था एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में, इस चैप्टर में आप करेंगे। इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे एंड यू विल राइट द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। अपना नोट अपने आप बनाएंगे एंड आप इसका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो होमवर्क के रूप में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंडिपेंडेंस डे विशेस सबको वैसे, एंड विश यू ए गुड डे एंड स्टे सेफ।